हेलो स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक शानदार ट्रिक से, ठीक है, जिसके ऊपर एग्जाम में नीट 2019 में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये बड़ा आपके काम आएगा। यानी सिर्फ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं। तो आप ये भी जान सकते हो कि बिना कॉन्सेप्ट जाने भी आप कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हमारे पास तो कुछ केमिकल्स है, उन केमिकल्स को बनाने का प्रोसेस पूछा जाता है, नेम ऑफ प्रोसेस पूछा जाता है। जैसे हैबर प्रोसेस हुआ, जैसे आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस हुआ, ऑस्टोल्ड प्रोसेस हुआ, डेकोन प्रोसेस हुआ, एक्सेट्रा, ठीक है। तो कौन से प्रोसेस में किस केमिकल को बनाया जाता है, हम लोग ये याद करते हैं। किससे याद करेंगे? एक ट्रिक से। अब ट्रिक के लिए आपको क्या सुनानी पड़ेगी? कहानी सुनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको मैं एक सिंपल सी कहानी बताता हूं। मेरी एक कलीग थी, ठीक है, जो केमिस्ट्री पढ़ाती, और उसको एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर एचओडी बनाया गया केमिस्ट्री का, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम था क्या? बी क्लासेस। अब देखो, मैं नेम तो नहीं बोलूंगा, आप समझ गए होंगे क्या नाम था? बी क्लासेस, ठीक है। तो उसको वहां का क्या बनाया गया? एचओडी। और उस कलीग का नाम क्या था? आंच शर्मा, ANCH, आंच शर्मा। तो क्या हुआ कि कई बार होता है ना कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं या चैटिंग कर रहे होते हैं, तो सडनली माइंड में कुछ आता है। तो सडनली, ये कम से कम 4 या 5 साल पहले की बात है, सडनली माइंड में कुछ आया और उसको हमने किस में डाल दिया? ट्रिक में। देखो ध्यान से, क्या देखो क्या बोला हमने? HOD, एचओडी बनाया गया किसका? बी क्लासेस, यानी BC। समझ गए? मैंने इनिशियल ले लिए सबके। किसको बनाया गया? आंच शर्मा को। देखो ध्यान से, ANCH, आंच शर्मा। शर्मा का क्या लिया हमने? S ले लिया। सिंपल। कैसे याद करोगे? एचओडी, बी क्लासेस, कौन? आंच शर्मा। अब देखो ध्यान से, अब आप इनको रिलेट कर दो। अब आप इनको क्या कर दो? रिलेट कर दो। अब रिलेट करने से क्या है आपके सामने? H का मतलब क्या होता है? हैबर प्रोसेस। H का मतलब क्या होता है? हैबर प्रोसेस। अब हैबर प्रोसेस में A फॉर अमोनिया बनती है। हैबर प्रोसेस में क्या बनती है? अमोनिया। N2+ में 3H2 गिव यू 2NH3। आप सब जानते हो अच्छे से। उसके बाद O का मतलब क्या होता है? ऑस्टोल्ड प्रोसेस। क्या मतलब है? ऑस्टोल्ड प्रोसेस। और उस ऑस्टोल्ड प्रोसेस में N फॉर नाइट्रिक एसिड, HNO3, N फॉर नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 बनता है। क्लियर है? अब देखो, हमको रिएक्शन नहीं पता, ठीक है, हम कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे, लेकिन हमको ये पता लग गया कि ऑस्टोल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनता है। हम लोग कॉन्सेप्ट में जाएंगे लेटर ऑन, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑस्टोल्ड प्रोसेस होता क्या है, लेकिन विदाउट कॉन्सेप्ट भी हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद देखो डी मींस क्या है? डेकोन प्रोसेस। क्या है? डेकोन प्रोसेस। इसकी फुल फॉर्म है ली ब्लैंक डेकोन प्रोसेस, लेकिन इट इज पॉपुलरली नोन एज डेकोन प्रोसेस, ठीक है। अब डेकोन प्रोसेस में सी का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन बनता है। डेकोन प्रोसेस में कौन बनता है? क्लोरीन। बड़ा सिंपल था। अब बी का मतलब क्या आता है? बोश प्रोसेस। बोश प्रोसेस में H फॉर हाइड्रोजन। कौन बनता है? हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन के बनाने के 2 प्रोसेस है। एक तो है क्या? बोश प्रोसेस, और एक होता है लेन प्रोसेस। इसका भी मैं आपको ट्रिक बोल देता हूं, ठीक है, कि हाइड्रोजन ने हाय बोला, होता है ना किसी को हाय बोलते हैं, हाय हाउ आर यू, तो हाइड्रोजन ने क्या बोला? हाय बोला। देखो ध्यान से, HY हाय, BOLA, ये लोग एक ट्रिक में एक ट्रिक और आ गया। तो हाइड्रोजन के लिए आप क्या याद रखोगे? हाय बोला। अब हाय का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। बो का मतलब क्या हो गया? बोश। और LA का मतलब क्या हो गया? लेन। तो हाइड्रोजन को बनाने के 2 प्रोसेस है। कौन कौन सा? बोश प्रोसेस एंड लेन प्रोसेस है। और भी बहुत सारे प्रोसेस है, बट दीस 2 आर पॉपुलर वन। क्लियर है? तो बोश प्रोसेस में क्या बनता है हमारे पास? हाइड्रोजन बनता है। अब सी का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सी का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। पहले ओलियम बनाते हैं और उस ओलियम में बाद में वाटर ऐड करके डिजायर्ड कंसंट्रेशन का क्या बना लिया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया जाता है। क्लियर कहानी है? तो हमारे पास 5 प्रोसेस, और उन प्रोसेस से जो आपका केमिकल बनने वाला है वो हमको पता लग गया। कैसे याद रखोगे? HOD बी क्लासेस, HOD बी क्लासेस कौन था? ANCH, आंच शर्मा।
H for Haber process, O for Ostwald process, D for Decon process, B for Bosch process and C for contact process। और यहाँ पे H से क्या आंसर में से A for क्या हो गया अमोनिया, तो Haber process में बनती है अमोनिया। N for नाइट्रिक एसिड, ओस्वाल्ड में क्या बनता है नाइट्रिक एसिड। फिर C for क्या हो गया क्लोरीन, डेकोन में क्या बनेगा क्लोरीन। B for क्या हो गया बोश प्रोसेस, बोश में क्या बनेगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को एक प्रोसेस और भी कौन सा लेन, तो क्या ट्रिक याद रखोगे उसके लिए हाई बोला HY हाई बोला, हाई से हाइड्रोजन, बोश से बोश, L से लेन और लास्ट में क्या है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें क्या बनता है सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्लियर कहानी है, कोई इशू नहीं है। तो बड़ा इजी था, अच्छे से उतार लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत में काम में आएगा। और नीट 2019 का आप क्वेश्चन उठा के भी देखिए, शायद इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है चलो बेटा दो इसको। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे ग्रुप 16 हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रुप 16 यानी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली। अब ऑक्सीजन फैमिली में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ चुके हैं, हम लोग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर पढ़ चुके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग आगे क्या चलते हैं, किसमें चलेंगे आगे, हम लोग चलेंगे H2S में। ठीक है H2S, H2S को हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। मैं वही कराऊंगा जो मेरे को लगता है कि एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, या इसका एक नाम और भी है क्या सल्फ्यूराइज्ड, सल्फ्यूराइज्ड क्या हाइड्रोजन, ये सल्फ्यूराइज्ड हाइड्रोजन है। क्लियर है कहानी। अब H2S के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं होगा। जब भी अगर आप अपने लैब में गए हो, केमिस्ट्री लैब में गए हो, तो वहां पर आपके पास एक अपरेटस होता है, एक क्या होता है एक अपरेटस होता है इस टाइप का। तो उस अपरेटस में देखो ध्यान से, किस टाइप का अपरेटस मिलेगा आपको, इस टाइप का एक अपरेटस मिलेगा। तो इस अपरेटस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस अपरेटस को हम लोग बोलते हैं क्या किप्स अपरेटस। क्या बोलते हैं किप्स अपरेटस। ठीक है ओके। इस किप्स अपरेटस में क्या बनाया जाता है H2S गैस को बनाते हैं, स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये गैस पॉइजनस गैस होती है। अगर आप इसको स्मॉल अमाउंट में इनहेल करते हो देन इट कॉजेज हेडेक, बट इफ यू इनहेल दिस H2S gas for a long period of time then it may even cause death। ये है ना। चलो ओके तो किस ऑपरेटर्स में बनाते हैं, तो सबसे पहले काम करते हैं इसका प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। इसका क्या पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन, किसमें बनेगा किप्स ऑपरेटर्स में बनेगा। तो प्रिपरेशन क्या है कि FeS क्या है ये आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पीसीज होते हैं, स्टिक्स होती हैं। उस FeS की रिएक्शन हम लोग किससे करवा दें, डाइल्यूट H2SO4 से करवा दें। ठीक है FeS की रिएक्शन किससे करवा दें, डाइल्यूट H2SO4। क्या बनेगा H2S एंड FeSO4। तो एक तो बनेगा आपके पास फेरस सल्फेट, प्लस में क्या बनेगी H2S गैस बनेगी। ठीक है यही रिएक्शन से मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या बनाते हैं H2S गैस बनाते हैं। ठीक है ना ओके। चलो अब उसके बाद हम लोग क्या करें, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो देखो इसकी स्मेल, H2S इज नोन फॉर इट्स स्मेल। बड़ी ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है, लाइक रोटन एग्स। तो मैंने क्या लिख दिया, इट स्मेल्स लाइक रोटन एग्स। आप किसी नाले के पास से गुजरोगे तो उस नाले के पास से जो स्मेल आ रही होती है ना, उससे भी भयानक स्मेल होती है इसकी, किसकी H2S की। सो इट स्मेल्स लाइक रोटन एग्स। ठीक है दूसरी बात क्या है, इट इज पॉइजनस इन नेचर, इट इज पॉइजनस इन नेचर। ठीक है अब देखो स्मॉल अमाउंट में अगर आप इसको इनहेल करते हो तो आप मरोगे नहीं, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में तो देखो जब आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, जो आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा होगा यानी बेसिक रेडिकल्स निकाले होंगे, तो वहां पर भी आपने H2S यूज किया होगा। तो यूज किया तो गैस है, तो थोड़ा सा इनहेल भी हो गया, तो हम मरे तो नहीं, जिंदा है हम लोग। ठीक है स्मॉल अमाउंट में अगर आप इसको इनहेल करते हो तो ये हेडेक क्रिएट करती है। तो क्या लिखा हम लोगों ने, इट कॉजेज हेडेक इफ इनहेल्ड in a small quantity या small amount, and it even may cause death if inhaled in a large amount।
अगर ज्यादा अमाउंट में इसको इनहेल करते हैं तो भैया डेथ भी कोज कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइजनस गैस हुई यहाँ पर। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तीसरा देखो यहाँ पर कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका क्या बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितना है इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ माइनस में 85 समथिंग डिग्री सेल्सियस है। तो जब आप इसको फ्रीज करते हो तो एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड मिलता है। इट फ्रीजेस टू गिव यू ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड। इट फ्रीजेस टू गिव ट्रांसपेरेंट सॉलिड। ठीक है, तो ये कुछ है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसके डायग्राम में चलते हैं, इसका डायग्राम क्या होगा। मिटा दो इसको। चलिए अब इस H2S का डायग्राम पढ़ते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इसमें केमिकल बॉन्डिंग का। अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर है तभी आप जवाब दे पाओगे। तो देखो क्या बोला हम लोगों ने, स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, तो H2S बोला है, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, सल्फर हो गया। अब उसके बाद एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। अब सल्फर के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, तो एक और एक 2 तो यहां पर यूज हो गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में। बाकी कितने बचे, 4। इसका मतलब कितने लोन पेयर रह गए यहाँ पे, 2 लोन पेयर रह गए। कितने लोन पेयर रह गए यहाँ पे, 2 लोन पेयर रह गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसकी स्ट्रक्चर की, या फिर मैं इसकी बात करूंगा शेप की। शेप एंड स्ट्रक्चर इज द सेम थिंग। अब शेप में तो हम लोग लोन पेयर को काउंट करते नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, एल यानी लोन पेयर, जी यानी ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट करते हैं, बट शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं। अब देखो अगर आप इसके लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे तो ये शेप क्या हुई, बेंट हुई या फिर वी शेप हुई। तो H2S की शेप क्या होती है, बेंट और वी शेप। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यहां पर एंगल कितना है। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे 92.5 डिग्री। कितना होता है, 92.5 डिग्री। और ये जो बॉन्ड लेंथ है H और S की, वो कितनी है, 1.35 एंगस्ट्रॉम, या फिर मैं बोल दूं 135 पिकोमीटर। क्लियर है। अब देखो बात ये है कि जैसा हमको वाटर में लगता है, देखो वाटर का स्ट्रक्चर क्या होगा, O, 2 लोन पेयर है, ये है H और ये है क्या, H। बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री है। वाटर में बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री है। अब हम लोग अगर जेई मेंस के लिए या नीट के लिए हम लोग पढ़ते हैं तो हमको लगेगा कि यार 2 तो सिग्मा बॉन्ड हुए, 2 लोन पेयर हुए, टोटल हुआ 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था किसका, sp4 हाइब्रिडाइजेशन का, कि वाटर में यहाँ पर ऑक्सीजन है जो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसके लिए वो अपना कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है, sp4। हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करती है। अब sp3 में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स या 109.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना हो गया, कम हो गया। एंगल कम होते ही sp3 से ये यहाँ पर कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होगा, sp4। लेकिन बात ये है यहाँ तो बॉन्ड एंगल तो बहुत कम हो गया, एंड दिस बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने आपको पी कैरेक्टर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको पी कैरेक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, 1 प्लस में a cos थीटा इक्वल टू 0, वेयर a क्या है, वेयर a क्या रिप्रेजेंट करता है, p कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। अब यहाँ पे 92.5 डिग्री है, मान लो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 90 हो गया। तो 1 प्लस में a cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। अब भैया cos 90 खुद कितना होता है, 0। अगर ये 0 है तो a तो खत्म ही हो गया। तो सारा ये इसका मतलब p कैरेक्टर तो आएगा ही नहीं, p कैरेक्टर तो आने वाला ही नहीं है। अब p कैरेक्टर किस में आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में p कैरेक्टर है, प्योर p नहीं है। इसका मतलब अगर यहां पर p कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब प्योर p ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, प्योर p ऑर्बिटल। तो भैया सिंपल सी बात है, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई हाइब्रिडाइजेशन है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर कि प्योर p ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है सल्फर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। और उस ओवरलैपिंग में ये सल्फर है अपने प्योर p ऑर्बिटल यूज कर रहा है।
क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो अगर कोई इशू नहीं है इसका मतलब कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं। कौन सा रूल है? ड्रागोस रूल, आपने पढ़ा होगा ड्रागोस रूल। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन फैमिली के मैं बाकी हाइब्रिड्स लेता हूं। देखो हमारे पास क्या है H2O, हमारे पास है H2S, हमारे पास है H2SE, फिर है H2TE, H2PO, तो रेडियो एक्टिव हो गया। अब देखो यहां पर थीटा कितना है 104.5 डिग्री है, तो इन जनरल हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे। लेकिन यहां पर थीटा कितना होता है 92.5 डिग्री होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। तो भैया नो हाइब्रिडाइजेशन। आपको कुछ एक बुक में दिखेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कुछ एक बुक्स में आपको यहाँ पे बोलेगा कि H2S में सल्फर इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, बट नो, यहाँ पे हाइब्रिडेशन है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू विच रूल? ड्रागोस रूल। अब यहाँ पर H2SE में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 91 डिग्री। सेम कहानी आ गई, तो यहाँ पर भी क्या होगा नो हाइब्रिडाइजेशन। और H2PE में बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या आएगा नो हाइब्रिडाइजेशन। मींस अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उस फैमिली के, उनके जो हाइड्राइड्स हैं उनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं, सिर्फ किसमें होता है वाटर में होता है। ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर थोड़ा डिटेल में चले जाओ तो भैया ऑक्सीजन है वहां पर दो टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन के साथ में तो sp4 और ऑक्सीजन के साथ में sp2 पॉइंट समथिंग। क्लियर है कहानी, कोई इशू नहीं है। तो बॉन्ड एंगल समझ आ गया, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.35 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये हमने बात कर ली इसकी क्या स्ट्रक्चर के बारे में, मिटा दो, समझ आ गया अच्छे से। चले आगे, चलिए अब आगे बात करते हैं इसके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। और जो जो एग्जाम में मेनली मैंने देखा आते हुए उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो ध्यान से, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं डिस्कस करने वाला हूं इसकी क्या रिड्यूसिंग नेचर। मैं बाकी चीजें डिस्कस नहीं करने वाला कि H2S है, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होती है इसकी, ठीक है ना। ओके, अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है तो क्या क्या काम करेगा? तो नंबर 1 देखो, ये H2 को HX में कन्वर्ट करेगा। ये X2 हेलोजन को उनके एसिड में कन्वर्ट करेगा, HX में हेलो एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब ये X2 यहां पर फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये फ्लोरीन को भी HF में कन्वर्ट कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है कहानी, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं एक रिएक्शन दिखा दूं यहाँ पे कि Cl2 प्लस में H2S, ठीक है, तो क्या बना देगा? ये बना देगा 2HCl प्लस में सल्फर। देखा आपने क्लोरीन कहां पे था? एलिमेंट्री फॉर्म में था, और एलिमेंट्री फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0 होता है। अब HCl में क्लोरीन कितना है -1 है, तो 0 से कहां पहुंचा दिया इसने -1 पे। नेगेटिव इंक्रीज होता है तो क्या होता है रिडक्शन, तो भैया यहां पर इसका क्या कर दिया इसने रिडक्शन कर दिया। खुद क्या था -2, कहां पर आ गया 0, नेगेटिव डिक्रीज होता है तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और खुद क्या हो जाता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर है कहानी। तो फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, ये सब को रिड्यूस कर देता है उनके हेलो एसिड के अंदर, कोई इशू नहीं है। चलो नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या काम करेगा भैया? देखो ध्यान से, ये HNO3 को, ये HNO3 को किसमें कन्वर्ट कर देता है? NO2 में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? NO2 में। ध्यान से देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है +5, यहाँ पर कितना है +4। पॉजिटिव डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। उसके बाद ये जो H2SO4 को किसमें कन्वर्ट कर देता है? SO2 में। यहाँ पे सल्फर +6 था, यहाँ पे कितना था +4 था। क्लियर है। उसके बाद ये O3 को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? O2 के अंदर। उसके बाद ये H2O2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें? H2O में। H2O2 में ऑक्सीजन कितना है? -1 है, और वाटर में ऑक्सीजन कितना है? -2। नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और ये रिडक्शन कर कौन रहा है? हमारे H2S भाई साहब। क्लियर है कहानी। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। और आगे क्या चलते हैं कि एसिडिफाइड KMnO4 को, एसिडिफाइड KMnO4 यानी ये लोग H2SO4 प्लस में KMnO4। अब यहाँ पे मैंगनीज कितना है? +7, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा KMnO4 को MnSO4 में।
भाई के का तो बन जाएगा K2SO4 और मैंगनीज का क्या बनेगा MnSO4। यहाँ पे मैंगनीज कितना हो गया +2 हो गया ना, सल्फेट पे -2 होता है तो मैंगनीज पे कितना आ गया +2। अब +7 से मैंगनीज +2 में चला गया, क्या हो गया रिडक्शन हो गया, बड़ा सिंपल था। उसके बाद ये और क्या काम करता है कि यही एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को K2Cr2O7 को, अब यहाँ पे क्रोमियम कितना +6 है तो किसमें कन्वर्ट करेगा क्रोमियम +3 में, क्रोमियम सल्फेट में। और क्रोमियम +3 का कलर कौन सा होता है ग्रीन कलर होता है तो क्या बना देगा Cr2SO4 का थ्राइस। यहाँ पे क्रोमियम कितना है +3, कलर क्या है ग्रीन कलर। कौन कर रहा है सारा काम, ये सारा काम कर रहा है कौन H2S काम कर रहा है, क्लियर कहानी है। उसके बाद देखो ये FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा FeCl2+2 में, पॉजिटिव डिक्रीज होना यानी क्या होना रिडक्शन होना। तो ये भी काम इसने कर दिया, ये भी क्या काम कर दिया इसने कर दिया कोई। अब देखो थोड़ा सा आगे, अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग इसके यूजेस कि भाई इसके कहां कहां पे यूज करते हैं। नंबर 1 कहां पे यूज करते हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है किसमें बेसिक रेडिकल्स में, ठीक है। नंबर 2 आते हैं, नंबर 2 क्या कि मेटल के सल्फाइड बनाने हो तो भी हम लोग किसका यूज करते हैं H2S का यूज करते हैं। तो क्या लिखोगे इन द प्रिपरेशन ऑफ मेटल सल्फाइड्स, इन प्रिपरेशन ऑफ मेटल सल्फाइड। तीसरा यूज क्या हो गया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, आपके सामने पढ़ा हम लोगों ने, तो क्या होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसके यूज हो गए। अब उसके आगे इसके हम लोग पढ़ते हैं क्या टेस्ट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं इसके टेस्ट। देखो ध्यान से कुछ एक टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में उसके क्वेश्चन आ जाए। टेस्ट क्या है, सबसे पहला तो है इट स्मेल्स लाइक रोटन एग्स। तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि H2S है वो अपनी स्मेल के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो पहला तो वही हो गया, लिखने की जरूरत है नहीं। जो दूसरा है, दूसरा भैया ये है कि H2S है वो लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक कर देती है। मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर H2S गैस निकल रही है तो आपको कैसे पता लगेगा, पहले तो पता लग जाएगा इफ इट स्मेल्स लाइक रोटन एग्स तो पता लग जाएगा। फिर भी अगर आपको केमिकल टेस्ट दिखाना है तो आप क्या काम करोगे, आप एक फिल्टर पेपर लोगे, फिल्टर पेपर को आप क्या काम करोगे लेड एसिटेट सॉल्यूशन में डिप करोगे। अब डिप करने के बाद हल्का सा उसको ड्राई कर लो तो आपका क्या हो गया लेड एसिटेट पेपर बन गया। अब मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अगर H2S गैस निकलने वाली है तो उसका डिटेक्शन मैं कैसे करूंगा, उस लेड एसिटेट पेपर को मैं टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रख दूंगा, मीन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल बी कवर्ड बाय द लेड एसिटेट पेपर। अब क्या होगा कि जैसे ही H2S निकलेगी वो उस लेड एसिटेट पेपर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी PbS, क्या बनाएगी PbS, लेड सल्फाइड बनाएगी। और PbS कौन से कलर का होता है ब्लैक कलर का होता है। तो देखो ध्यान से कि CH3COO का ट्वाइस Pb, क्या बोलते हैं इसको लेड एसिटेट, प्लस में क्या है H2S, क्या बनाएगा यहां का Pb यहां का H, ये बनाएगा PbS। और PbS क्या होता है इसके ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। तो आपका H2S है वो डिटेक्ट हो गया, टेस्ट हो गया उसका कि H2S है, इट टर्न्स लेड एसिटेट पेपर ब्लैक, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो क्या है कि अगर H2S को नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन में से पास करें, H2S को अगर हम लोग नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन में से पास करें तो भैया वायलेट कलर आता है। कौन सा कलर आता है वायलेट कलर। तो भैया H2S है वो नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन को वायलेट कलर में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर ये वायलेट कलर आ जाए तो समझ जाना क्या है H2S गैस है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो ये कुछ एक इंफॉर्मेशन थी हमारे पास किसके लिए H2S के लिए। फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग इतना कर सकते हैं ना, ओके। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बन जाता है, कर लोगे। H2S में सल्फर का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या है, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू व्हिच रूल, ड्रैगोस रूल, कि बॉन्ड एंगल अगर 90 के क्लोज होता है तो वहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, वहां पे प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं। जहां प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। क्लियर कहानी है, तो अच्छे से समझ लोगे, इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग सल्फर के कुछ एक कंपाउंड्स डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है देखो ध्यान से, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर,
वो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। देखो सबसे पहले कौन सा कंपाउंड है, H2S। H2S का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस होती है। ओके, आपने अपनी लैब के अंदर प्रैक्टिकल में आपने एक अपरेटस देखा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किप्स अपरेटस बोलते हैं। और इस किप्स अपरेटस में हम लोग किसको स्टोर करके रखते हैं, H2S को। बेसिक रेडिकल जब निकालते हैं तब उसको वहां पे यूज करते हैं, ठीक है ना। H2S के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा सल्फर के ऑक्साइड्स के बारे में क्या पढ़ा हमने, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब सल्फर के देखा जाए तो बहुत सारे ऑक्साइड हैं। कौन कौन से ऑक्साइड हुआ, जैसे सबसे पहले मैं लिखा SO। अब SO का मतलब क्या है, सल्फर मोनोऑक्साइड। SO का मतलब क्या है, देखो सल्फर मोनोऑक्साइड। दूसरा ऑक्साइड जैसे मैं लिखूं यहां पे क्या, SO2, समझ गए होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा कौन सा हो जाएगा, जैसे SO3 हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, उसके बाद देखो ध्यान से S2O3। सर ये S2O3 क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर सेस्की ऑक्साइड। देखो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सल्फर सेस्की ऑक्साइड। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये सेस्की ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, सेस्की ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जहां पर एलिमेंट और ऑक्सीजन, अब वो एलिमेंट आपका मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, जहां पर एलिमेंट और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:3 हो। रेशियो कितना हो, 2:3 रेशियो में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेस्की ऑक्साइड। अब यहां पर तो जो हम लोग ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं, तो सल्फर में तो आपका आ गया S2O3। अगर मैं बाकी एलिमेंट्स पे देखूं तो देयर आर सो मेनी सेस्की ऑक्साइड। जैसे देखो ध्यान से N2O3, अब देखो देखा 2:3 रेशियो में है। जैसे Al2O3, Cr2O3, Fe2O3, ठीक है ना। जैसे B2O3, ये सारे के सारे क्या आपके पास सेस्की ऑक्साइड है। जैसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन हो सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेस्की ऑक्साइड। जैसे N2O, NO, N2O3, N2O5, आंसर क्या आएगा, N2O3। कर लोगे, बड़ा इजी था ये। चलो, लेकिन हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे, S2O3, क्या नाम है इसका, सल्फर सेस्की ऑक्साइड। चलो, उसके बाद SO4, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे S3O7 हो गया। ठीक है, so there are so many oxides of sulfur, out of which we'll study about SO2 and SO3। ये दो हमारे सिलेबस में है, इनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। चलो, तो दो तो ये पढ़ने वाले हैं और एक क्या पढ़ने वाले हैं, H2S के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है, मिटा दो इसको। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लेते हैं किसको, सल्फर डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मूला क्या है, SO2। अब देखो ध्यान से कि SO2 का स्ट्रक्चर बनाऊं पहले क्या बनाऊं मैं, इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। सल्फर के पास एक लोन पेयर है और दो डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। दो डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, ऑक्सीजन। ये बात क्लियर है। अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, एक और एक, दो, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, और एक यहां पर क्या, लोन पेयर। तो टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है सल्फर का वो कितना है, sp2। कितना है, sp2। क्लियर है। अब sp2 में जो बॉन्ड एंगल वो कितना होता है, 120 होता है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये बॉन्ड एंगल 120 नहीं होकर के यहां पर आता है 119.5 डिग्री। अब माइंड में क्वेश्चन ये उठता है कि सर 120 से 119.5 डिग्री यानी सिर्फ आधा डिग्री कम हुआ, यानी सिर्फ 0.5 डिग्री कम हुआ। रीजन ये है कि ये बॉन्ड कौन से हैं, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई। अब जैसे ये बॉन्ड एंगल कम होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे, तो उनमें रिपल्शन होगा, तो वो बॉन्ड एंगल को ज्यादा कम नहीं होने देंगे।
क्लियर बात है? सो द बॉन्ड एंगल इन SO2 इट विल बी 119.5 डिग्री। दूसरी बात, यहां पर ये जो SO बॉन्ड लेंथ है ये दोनों सेम होती है और वो कितनी होती है 1.43 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो 143 पिकोमीटर। क्लियर कहानी है? अब देखो ध्यान से, मैं दोबारा से एक बार और डिटेल में बता रहा हूं। देखो ये है, अब डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि उसमें एक सिग्मा है। पहले मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड शो कर रहा हूं। अब बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? ओवरलैपिंग से। अब देखो यहां पर कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये जो बॉन्ड बना है S और O के बीच में, वहां पे सल्फर का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp2, और ऑक्सीजन का कौन सा है? p। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। और सेम कहानी यहां पर, सल्फर का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर कहानी? तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है कि ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, यानी इसके बाद जो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? साइडवेज ओवरलैपिंग से। अब पाई बॉन्ड यहां पे देखो कि सल्फर का हाइब्रिड स्टेट क्या? sp2, इसका मतलब एक p ऑर्बिटल वेकेंट है, क्योंकि टोटल तो p3 होता है। तो sp2 है, देयर इज वन p ऑर्बिटल व्हिच इज वेकेंट। तो सल्फर का p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का, वन ऑफ द ऑक्सीजन का, वो भी क्या? p। तो ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो कौन सा फॉर्म हुआ है? ऑक्सीजन का p, सल्फर का p, तो p पाई ये बॉन्ड, इन दोनों में से कोई भी एक। तो फिर अब सल्फर का एक p ऑर्बिटल तो पाई बॉन्डिंग में चला गया। अब सल्फर के पास तो कोई p बचा ही नहीं, तो p के बाद कौन सा बचा? d। तो इसका मतलब जो दूसरा बॉन्ड है उसमें सल्फर का तो कौन सा होगा? d होगा, और ऑक्सीजन का कौन सा होगा? p होगा। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? d पाई p पाई। कौन सी हो जाएगी? d पाई p पाई। अब माइंड में आता है कि सर यही d पाई p पाई क्यों हुआ? ये भी तो d पाई p पाई हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, एंड दैट्स व्हाई SO2 में क्या होती है? रेजोनेंस होती है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो क्या बनाएंगे? S लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। पहले इसको d पाई p पाई दिया, अब इसको क्या दे दो? इसको दे दो d पाई p पाई, और ये क्या हो जाएगा? p पाई p पाई। कहानी समझ गए? तो SO2 में क्या होती है? रेजोनेंस होती है। कर लोगे, कोई इशू नहीं है। तो ये तो था किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। अब उसके बाद थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस कर दूं? थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है? नंबर 1, ये जो SO2 है ये एक कलरलेस गैस है और बड़ी पंजेंट स्मेल होती है इसकी, यानी क्या बोलते हैं, बड़ी इरिटेटिंग स्मेल होती है। ठीक है ना? तो पहला तो मैं क्या लिख दूं? इट इज ए कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। ठीक है? सफोकेटिंग होती है। सफोकेटिंग बोलो या फिर आप क्या बोलो इसको, इरिटेटिंग बोलो, एक ही बात है। एग्जाम में कोई भी बोल दे कि एक इरिटेटिंग गैस है X, तो वो क्या बोल दोगे? SO2 कर सकते हो वहां पे। ठीक है ना? दूसरी बात ये है कि जो SO2 है इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है? पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तीसरी बात क्या है कि SO2 है, इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली। इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली। अब कौन इजिली लिक्विफाइड होता है? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहां पर इस क्रिटिकल टेम्परेचर को क्या मैं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर दूं? तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस, या मैं बोल सकता हूं 263 केल्विन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? ठीक है, अच्छा है, यानी बहुत ही ज्यादा कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव नहीं चला गया, -80 चला गया, -100 चला गया, -150, ऐसा नहीं है, -10 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको प्रेशर लगाऊंगा इस गैस के ऊपर और टेम्परेचर को कम कर दूंगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो दिस गैस मींस SO2 कैन बी लिक्विफाइड इजीली। क्लियर कहानी है? तो कुछ एक इसकी बात में प्रॉपर्टीज के बारे में था। ठीक है? अब आगे चलते हैं, इसकी कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ आया होगा। उतार दीजिए इसको, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। यहां पे मैं जब बोलता हूं उतार दीजिए, तब आप एक बार वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए। ठीक है? और जो रिवीजन कर रहे हैं तो उनको तो वैसे उतारने की जरूरत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करें, इसकी कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज।
अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं सिर्फ मेन वही प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में देखो सबसे पहले ये रिड्यूसिंग नेचर की होती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होता है इसका और ब्लीचिंग नेचर भी होता है। तो देखो सबसे पहले कितने नेचर है यहां पे इसके, रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। हम लोग रिड्यूसिंग नेचर पहले इसको और पढ़ेंगे। तो भैया बात यह है कि जो SO2 है, SO2 इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना वो रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हमने कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2 इज रिड्यूसिंग, ठीक है। हाउ, देखो कि ये जो SO2 है वाटर के अंदर क्या बनाएगी, ये बनाएगी H2SO3 बनाएगी। आप ऐड करके देख सकते हो वाटर में क्या बनाएगी H2SO3। अब ये जो H2SO3 है देखो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड फ्री स्टेट में ये स्टेबल नहीं होता, इट इज ए हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। आज तक इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाए, बट एक्वस सॉल्यूशन में ये स्टेबल है, ठीक है ना। तो ये H2SO3 है, बाद में वाटर के साथ अगेन रिएक्ट करके क्या बना देगी, H2SO4 बना देगी। देखो H2SO4 का मतलब एक ऑक्सीजन यहां से ले लिया, प्लस में नीसेंट हाइड्रोजन छोड़ेगी। अब देखो ड्यू टू इट इज गिविंग नीसेंट हाइड्रोजन, तो ये क्या काम करती है, रिड्यूसिंग का काम करती है, रिडक्शन का काम करती है। तो कहानी समझ आ गई आपको, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब SO2 प्लस में 2H2O क्या देगा, H2SO4 प्लस में 2 नीसेंट हाइड्रोजन देगा। क्लियर है। अब इसका रिडक्शन हम लोग शो करते हैं कुछ एक रिएक्शन से। रिएक्शन देखो ध्यान से, नंबर 1। तो नंबर 1 ये क्या काम करेगा भैया, तो भैया बात ये है कि ये जो SO2 है, SO2 ये क्या काम करेगा, ये फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इट कन्वर्ट फेरिक, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे Fe2SO4 का थ्राइस, मैंने फेरिक सल्फेट ले लिया। फेरिक सल्फेट की रिएक्शन मैंने करवा दी किसके साथ में, SO2 के साथ में करा दिया, प्लस में ले लिया क्या, वाटर। तो ये फेरिक सल्फेट को किसमें कन्वर्ट कर देगी, फेरस सल्फेट में, FeSO4। फेरस सल्फेट में आयरन कितना है, +2, यहां पर कितना है, +3, ठीक है। तो किसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर रहा है, नंबर 1 ये। नंबर 2 देखो यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि भैया ये है ना जो एसिडिफाइड KMnO4 को किसमें कन्वर्ट करती है, Mn+2 में, ठीक है। इट कन्वर्ट्स एसिडिफाइड KMnO4 को किसमें कन्वर्ट करती है, Mn+2 में। जैसे देखो कि मैंने ले लिया KMnO4, यहाँ पे मैंगनीज कितना है, +7, प्लस में मैंने क्या डाल दिया, H2SO4 एसिडिफाइड हो गया, साथ में क्या ले लिया, SO2 ले लिया। तो यहां पर इसको ये किसमें कन्वर्ट करेगी, K2SO4 प्लस में MnSO4 कन्वर्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पर MnSO4 में मैंगनीज कितना है, +2 है, हमारा काम यही हो गया। और यहाँ पे मैंगनीज कितना था, +7 था। तो इसने क्या काम किया कि मैंगनीज को +7 से +2 में कन्वर्ट कर दिया, किसको, एसिडिफाइड को। अब देखो तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, जो एक आईटी एग्जाम में भी आया हुआ है कि ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को किसमें कन्वर्ट करता है, क्रोमियम +3 में। और क्रोमियम +3 का मतलब क्या हुआ, ग्रीन कलर, एक ग्रीन मास कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है, देखो कि K2Cr2O7 प्लस में क्या लिया हम लोगों ने, एसिडिफाइड है तो H2SO4, साथ में क्या ले लिया हमने, SO2 ले लिया। अब यहाँ पे क्रोमियम कितना है, +6 है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कौन सा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। कौन से कलर का, ये ऑरेंज कलर का। तो ये इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, Cr2SO4 का थ्राइस, क्रोमियम यहाँ पर कितना है, +3, और ये कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को किसमें कन्वर्ट करती है, ग्रीन मास में कन्वर्ट करती है। इसका मतलब क्रोमियम +3 में कन्वर्ट करती है, कोई इशू नहीं, कर लोगे ये वाला भी, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो ये क्या काम करती है कि एसिडिफाइड IO3 नेगेटिव प्लस में एसिडिफाइड लिया H2SO4 प्लस में क्या लिया, SO2। ये इस IO3 नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडेट आयन। क्यों, HiO3 क्या होता है, आयोडिक एसिड। तो H पॉजिटिव हटा दो तो पीछे क्या बचेगा, IO3 नेगेटिव, मतलब आयोडेट आयन, आयोडेट आयन। तो ये इस आयोडेट आयन को किसमें कन्वर्ट करता है, आयोडीन में। किसमें कन्वर्ट करता है, आयोडीन के अंदर।
आयोडेट आयन को किस में कन्वर्ट करता है? आयोडीन। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है। नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। नंबर 5 देखो भैया ध्यान से, इट कन्वर्ट्स X2 यानी Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया। इस X2 को ये कन्वर्ट करता है किसमें? HX में। किसमें? HX में। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन दूं, जैसे Cl2 प्लस में क्या लगा दूं मैं यहाँ पे? SO2 लगा दूं, और प्लस में हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। ठीक है, तो इसने इसको किसमें कन्वर्ट किया? ये कन्वर्ट हो गया 2HCl। क्या बन गया? 2H2Cl, 2HCl बन गया। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। प्लस में क्या बना दूं यहाँ पे इसका मैं? SO3 बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? SO3। क्या? रिड्यूसिंग नेचर है तो रिडक्शन करेगा और खुद हो गया ऑक्सीडाइज, तो +4 से कहां चला गया? +6 में चला गया। अब एक चीज ध्यान दो कि इसने X2 को कन्वर्ट किया किसमें? HX में। इसका मतलब ये जो SO2 है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीक्लोर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इट इज यूज्ड एज एन एंटीक्लोर। ठीक है, ब्लीचिंग में जिन फैब्रिक्स का हम लोग ब्लीचिंग करते हैं, ठीक है, उस ब्लीचिंग में अगर फैब्रिक्स के ऊपर अगर Cl2 रह गया तो हम लोग क्या काम करते हैं कि उसमें पास करते हैं क्या? SO2 गैस पास करते हैं। तो वो SO2 गैस इस Cl2 को रिमूव कर देता है, किसमें कन्वर्ट करके? HCl में। यानी हमारे फैब्रिक से क्लोरीन को उसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो SO2 को क्या बोलते हैं हम लोग? एज एन एंटीक्लोर हम लोग यूज करते हैं। कहानी समझ आ गई? क्यों? तो क्लोरीन को रिमूव कर रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कर लोगे? तो ये हमने कुछ एक इसकी रिड्यूसिंग नेचर डिस्कस की है। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं। मिटा दो इसको। देखो अब अगला जो मैं नेचर डिस्कस करने वाला हूं वो कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो देखो ध्यान से कि अगर SO2 के सामने कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ गया तो फिर इसको क्या बनना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, नंबर 2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग व्हाट? क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मजबूरी है इसका। बाद में क्या बनना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना, मजबूरी है। जैसे कुछ एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे सबसे पहले मैं लिख दूं H2S। भाई H2S है, वहां पे सल्फर कितना है? -2। अब सल्फर इससे और तो डाउन जा नहीं सकता, -2 लास्ट है इसकी। अब वो सल्फर -2 से कहां जाना चाहता है? प्लस में जाना चाहता है। ठीक है, -2 से प्लस में जाने का मतलब क्या हुआ? कि ऑक्सीडाइज होना चाहता है। अगर ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो H2S है, प्लस में हम लोग क्या ले लें? SO2 ले लें साथ में। ठीक है, तो क्या बना देगा? ये बना देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? वाटर में, और ये खुद क्या बन जाएगा? सल्फर। अब देखो यहां पर ये वाटर में, यहाँ पे सल्फर का मतलब यहाँ पर एलिमेंट्री फॉर्म आ गया, 0 आ गया। तो सल्फर -2 से कहां चला गया? 0 में चला गया। तो सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और यहां पर ये +4 था। ठीक है, यहां पर ये क्या था? +4। किसने किया? ये SO2 ने किया, इसको कन्वर्ट करके। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया किसका? इसका H2S का। ठीक है, दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा क्या है? H2S के बाद में अगर मैं क्या ले लूं? कुछ एक मेटल्स ले लूं। जैसे मान लो मैंने ले लिया मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, मैंने आयरन ले लिया, मान लो मैंने पोटेशियम ले लिया। तो इन मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं इसकी, SO2 की। ठीक है, तो मेटल के साथ में ये जो SO2 है वो मेटल के सल्फाइड या फिर क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम के साथ क्या बना देगा? MgO प्लस में MgS बना देगा। आयरन के साथ में भी क्या बना देगा? FeO FeS बना देगा। पोटेशियम के साथ में क्या बना देगा? K2SO3 या फिर K2S2O3 बना देगा। ठीक है, तो ये SO2 है वो मेटल है, उन मेटल को उनके ऑक्साइड में या फिर उनके सल्फाइड में कन्वर्ट करता है। अब मेटल देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर कितनी होगी? +2 हो गई मैग्नीशियम। तो बताओ ऑक्सीडाइज हुई कि नहीं हुई? तो मेटल्स को भी क्या कर देगा? यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। किसके कंपैरेटिवली? SO2 के कंपैरेटिवली। तो SO2 वहां पे ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। तो CO प्लस में SO2,
ठीक है, और प्लस में क्या ले लोगे, वाटर ले लोगे, तो CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस में ये किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर में। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, या यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन -2 है, कार्बन कितना है, +2 है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन कितना है, +4 है, तो क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो वाटर को ये H2 को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, H2O में कन्वर्ट कर देगा, H2 प्लस में SO2 किस में कन्वर्ट कर देगा, ये वाटर H2 को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, एलिमेंट्री फॉर्म में 0, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, +1, तो 0 से +1 ले आया, तो क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये रिएक्शन होगी अबव 1000 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या होगी, अबव 1000 डिग्री सेल्सियस, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद देखो, और देखो, अब देखो मान लो आपके पास है SnCl2, या आपके पास क्या है, Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड, स्टेनलेस क्लोराइड। ये मर्क्यूरस क्लोराइड को या फिर स्टेनलेस क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस HCl, क्या ले लो, HCl ले लो, किसमें, एक्सेस में ले लो, सेम यही कहानी यहां पे कर दो, किसमें, एक्सेस में, क्या ले लिया हमने, SO2, तो किसमें कन्वर्ट करता है, यहां पे देखो तीन, Sn किसमें है, +2 पे है, स्टेनलेस क्लोराइड, Sn इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या बना देगा, इसको SnCl4 बना देगा, यानी स्टेनलेस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली मर्क्यूरस क्लोराइड में मर्करी कितना है, +1 है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करेगा किसमें, HgCl2, यहाँ पे मर्करी कितना है, +2 में है, कर दिया ऑक्सीडेशन। तो these are few of the reactions in which SO2 acts as an oxidizing agent, क्या, चलो अब उसके बाद नंबर 3 जो इसका एक्शन है वो कौन सा है, ब्लीचिंग नेचर है, कौन सा है, ब्लीचिंग नेचर। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देखो भैया बात ये है कि जो SO2 है उसका ब्लीचिंग नेचर है इज ड्यू टू इट्स रिडक्शन या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। देखो ध्यान से, नंबर 3 क्या है, ब्लीचिंग नेचर। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, द ब्लीचिंग पावर ऑफ SO2 इज ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, इट इज ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग नेचर। अब रिड्यूसिंग नेचर में बताने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार दोबारा से बता दूं कि SO2 है, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या देगा, H2SO3 देगा। अब H2SO3 है, अगेन वाटर के साथ क्या देगा, H2SO4 प्लस में 2 नीसेंट हाइड्रोजन, सारा गेम इसी का। अब नीसेंट हाइड्रोजन हो या नीसेंट ऑक्सीजन हो, किसका काम करते हैं, ब्लीचिंग का काम करते हैं, बट दोनों में एक डिफरेंस है कि जो नीसेंट ऑक्सीजन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है, और नीसेंट हाइड्रोजन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है। ठीक है ना, सो द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग नेचर। कहानी समझ आ गई, तो ये क्या काम करेगा, ये कलर्ड कंपाउंड्स को या कलर्ड फैब्रिक को, ठीक है, क्या कर देगा, ये कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, कलरलेस कंपाउंड, कोई इशू नहीं। ठीक है, बट एक बात है, बट इट्स ब्लीचिंग एक्शन, इट्स ब्लीचिंग इज टेम्पोरेरी, इसका जो ब्लीचिंग है वो टेम्पोरेरी होता है। ओके, द कलर ऑफ द फैब्रिक वापिस आ जाता है, द फैब्रिक रीगेन इट्स ओरिजिनल कलर व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। दूसरी फैब्रिक को अगर आप एयर में खुला छोड़ दोगे तो एयर में क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उस फैब्रिक का कलर दोबारा आ जाएगा। सो द फैब्रिक रीगेन इट्स ओरिजिनल कलर बैक व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। कहानी समझ आ गई, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसका मतलब SO2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी है, रिड्यूसिंग नेचर भी है और ब्लीचिंग नेचर भी है, तीनों कर लोगे, कोई इशू नहीं है। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द ब्लीचिंग नेचर ऑफ SO2 is due to its acidic property, is due to its oxidizing nature, is due to reducing nature, या all of them, आंसर क्या करोगे, due to reducing nature कर लोगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, थोड़े इसके यूज पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूजेस, ओके, तो सबसे पहले देखो क्या है, एज एन
antichlor, as an antichlor to remove chlorine from किससे, bleaching of fabrics, chlorine after bleaching of fabrics। क्लियर है। दूसरी बात देखो क्या है कि जो SO2 है, SO2 इसका यूज करते हैं क्या, इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। तीसरी बात, ठीक है, ये जो लिक्विड SO2 है इसको हम लोग एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज करते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट। किसको यूज करते हैं, लिक्विड SO2 को यूज करते हैं। चौथी बात क्या है कि भैया ध्यान से कि पहला तो ये हो गया ब्लीचिंग वाला हो गया, ठीक है, इन ब्लीचिंग। फिफ्थ, अभी 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था जिसमें SO2 और NO2 के बीच में डिफरेंस पूछा गया था, ठीक है। तो बात यह है कि जो SO2 है उसको एज ए फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। अब फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो फूड को खराब होने से बचाए, जो फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखे। अब फूड खराब कब होता है, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो भैया SO2 में देखो ध्यान से, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। अब +4 है तो ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये +4 से कहां पे जा सकता है, +6 में जा सकता है। अगर SO2 डाले मान लो तो SO2 में सल्फर +4 है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा। इसका मतलब इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो ये इसके कुछ एक यूजेस हैं। तो SO2 के बारे में आपको समझ गया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा, क्या देगा, कर पाओगे अच्छे से, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसको एक बार अच्छे से कर लो, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, SO3 के ऊपर। चलो चले आगे। नेक्स्ट किसको ले रहे हैं हम लोग, SO3 को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड को। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 16 है, ये P ब्लॉक में काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला क्या है, SO3। तो सबसे पहले काम करते हैं, स्ट्रक्चर में घुस जाते हैं। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर देखो क्या है, S डबल बॉन्ड O, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है। क्लियर है। अब देखो ये बात है कि यहां पर सल्फर का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होगा, सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 और कोई लोन पेयर है नहीं। इसका मतलब 1 2 3 का मतलब sp2। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है किसकी, सल्फर की, वो क्या है, sp2 है। क्या है, sp2। दूसरी बात देखो ध्यान से कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो परफेक्टली 120 डिग्री है भैया, क्योंकि कोई लोन पेयर है नहीं, ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो इतना रिपल्शन होगा नहीं, तो बॉन्ड एंगल इज परफेक्टली 120 है। दूसरा सिमेट्रिकल है तो बॉन्ड एंगल में तो चेंज आएगा नहीं आएगा। और ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ भी कितनी है, 1.43 एंगस्ट्रोम, या फिर आप जो क्या बोलते हो 143 पिकोमीटर। क्लियर है। अब देखो यहां पर भी रेजोनेंस होती है। क्वेश्चन उठता है कि सर रेजोनेंस के चांसेस कहां पर है, देखो ध्यान से क्या। अब देखो ये सल्फर है, अब मैं एक बार सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिखा रहा हूं, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड किससे बनते हैं, ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड भी ओवरलैपिंग से ही बनता है, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, ऑक्सीजन का P, सल्फर का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी sp2p, तो उसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। फिर पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, ये जो इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ वो कैसे हुआ, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन का P और सल्फर का भी एक P, क्यों, सल्फर का sp2 हाइब्रिडेशन है तो इसका मतलब एक P ऑर्बिटल वेकेंट है, तो सल्फर का एक P ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का P, तो उससे क्या बॉन्ड फॉर्म हो गया, पाई। तो ये जो बॉन्ड है वन ऑफ दी इन 3 बॉन्ड में, तो ये हो गया आपका P पाई। अब सल्फर का जो एक P वेकेंट था वो तो यूज हो गया। अब क्या बचा P के बाद D, तो भैया दूसरा बॉन्ड होगा ना, तो वहां पर क्या है, सल्फर का D ऑक्सीजन का P, तो सल्फर का क्या हो जाएगा यहाँ पे D हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूं, D पाई, और ऑक्सीजन का क्या है P है, तो D पाई P पाई बॉन्ड है। सिमिलरली ये जो बॉन्ड है वो भी कौन सा हो जाएगा, सल्फर का कौन सा है D
और ऑक्सीजन का P, तो यहां से पढ़ो तो डी पाई पी पाई। ठीक है, अब बात है यहां पे डिफरेंस आ रहा है कि भाई वन ऑफ दी थ्री बॉन्ड्स में, थ्री पाई बॉन्ड्स में एक पाई बॉन्ड है वो पी पाई से पी ओवरलैपिंग से बना है और बाकी दो वाले डीपी ओवरलैपिंग से बने। इसका मतलब कोई जरूरी थोड़ी कि ये वाला बॉन्ड ही पी ओवरलैपिंग से बने, पाई वाला ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, बस इसी से इसमें क्या जाती है रेजोनेंस। तो देखो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला हम क्या शो कर देंगे, पी पाई शो कर देंगे और बाकी वाले क्या शो कर देंगे, सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी, सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये वाला क्या शो कर देंगे हम लोग, पी पाई, सल्फर का भी पी और ऑक्सीजन का भी पी, और ये क्या हो जाएगा, सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी, तो ये पी पाई डी पाई हो गया और ये वाला भी क्या हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, कोई इशू नहीं है। तो ये तो सिंपल था किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, किसके ऊपर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, किसको बना रहे हैं हम लोग, SO3 को बना रहे हैं। तो भैया देखो सबसे पहले ध्यान से कि SO2 है, SO2 है। ठीक है, अब इस SO2 ये भी गैस है और O2 ये भी गैस है और इनकी रिएक्शन अगर मैं करवा दूं किसके साथ में, प्लेटिनम के साथ में, और मैं इसको हीट कर दूं तो क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा क्या, SO3। बैलेंस कर देते। ठीक है, अब बात ध्यान से देखना कि यहां पे इस रिएक्शन में कि जो SO2 और O2 है दोनों गैसेस हैं एंड दे मस्ट बी ड्राई। अगर वो मॉइस्ट हुई तो यहां पर SO3 नहीं बनेगा, एसिड बन जाएगा। SO3 प्लस में H2O क्या है, H2SO4। सो इस रिएक्शन में अगर हमको SO3 चाहिए सो SO2 और O2 जो गैसेस हैं दे मस्ट बी ड्राई, अदरवाइज एसिड विल बी फॉर्म्ड। क्लियर है। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट कि अगर आप यहां पे Fe2SO4 का थ्राइस, क्या नाम है यहां पे इसका, फेरिक सल्फेट, क्या नाम है, फेरिक सल्फेट। अगर आप इस फेरिक सल्फेट को स्ट्रांगली हीट कर देते हो, इफ यू स्ट्रांगली हीट फेरिक सल्फेट, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटाइट बोलते हैं। तो उसमें कौन सी गैस मिलेगी, SO3 मिलेगी। क्या मिलेगी, SO3। ये लो 3 मोल्स ऑफ SO3। ठीक है, अब ये एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, पूछा गया है, शायद कोई AIPMT में था। ठीक है, पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन SO3 विल बी फॉर्म्ड। तो एक रिएक्शन ये भी थी Fe2SO4 का थ्राइस, अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो क्या बनता है, Fe2O3 बनता है प्लस में SO3 बनता है। कर लोगे अच्छे से, कोई इशू नहीं है ना। चलो अब उसके बाद आगे क्या काम करें। हाँ, एक चीज देखो ध्यान से कि अगर आप H2SO4 को क्या कर देते हो, डिहाइड्रेट कर देते हो। अब कुछ उठता कि सर H2SO4 तो खुद एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है यार, H2SO4 को भी डिहाइड्रेट कर सकता है कौन, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, नंबर 3 देखो, बाय डिहाइड्रेटिंग किसको, H2SO4 बाय P4O10। ठीक है, कैसे करोगे, देखो H2SO4 प्लस में P4O10 गर्म कर दो, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा भैया आपका, यहां पे एक तो बन जाएगा क्या, SO3। क्या बन जाएगा, एक SO3 बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप P4O10 या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, फॉर्मूला तो इसका P4O10 ही होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर इसको हीट करोगे, स्ट्रांग हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, SO3 गैस बन जाएगी। ठीक है, प्लस में इस P4O10 का क्या होगा, H3PO4 बना देगा। ये H3PO4 का मतलब क्या है, फास्फोरिक एसिड, और तो फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, कर पाओगे। तो हमारे पास ये 3 डिफरेंट रिएक्शन है जिससे हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छे से उतार लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसकी कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी। ठीक है, चलो आगे चले। ठीक है,
आई थिंक आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसी उम्मीद से आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, किसकी, SO3 की। ठीक है, प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट क्या है कि इन गैस फेज ये जो SO3 है इट हैज प्लैनर स्ट्रक्चर, और ये जो प्लैनर स्ट्रक्चर होती है इट इज इन इक्विलिब्रियम विद साइक्लिक कौन सा, SO3 का थ्राइस स्ट्रक्चर, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में होती है, किसमें, गैस फेज में एज वेल एज लिक्विड फेज में भी। दूसरा पॉइंट ये है भैया कि ये जो टेम्परेचर 16.86 डिग्री सेल्सियस से बिलो लेवल, इफ टेम्परेचर इज बिलो 16.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास गामा SO3 बनता है। क्या, कौन सी फॉर्म होती है उसकी, गामा। देखो SO3 की तीन फॉर्म होती है, तीन फॉर्म कौन सी होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा फॉर्म होती है। अगर टेम्परेचर 16.86 डिग्री सेल्सियस से बिलो है तो गामा फॉर्म होती है, और गामा फॉर्म में हमको क्या बोलते हैं, आईसी नीडल लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, आईसी नीडल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरी बात, अगर टेम्परेचर लगभग 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो कौन सी फॉर्म है हमारे पास, अल्फा। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी, यहां पे अल्फा। ठीक है, अल्फा फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ओके। और ये जो बीटा फॉर्म होती है ना, बीटा फॉर्म कैसे मिलती है, बीटा फॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ट्रेसेस ऑफ वाटर इन, किसमें, आप इस गामा SO3 में थोड़े से वाटर डाल दो, ट्रेसेस ऑफ वाटर डाल दो, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे व्हाइट, WHIT, व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स मिलेंगे, किसके, बीटा SO3 के। क्लियर है। अब जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है कि जो सॉलिड फेज में, इन सॉलिड फेज इट एग्जिस्ट एज, ठीक है, SO3 का थ्राइस मींस ट्राइमर में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है, ट्राइमर में। और ये ट्राइमर के ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आया है कि SO3 का थ्राइस में कितने SS लिंकेज होती है। तो ये कहानी क्लियर है। तो देखो ध्यान से, SO3 की तीन फॉर्म होती है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म और गामा फॉर्म। आउट ऑफ दीज थ्री फॉर्म अल्फा फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल। दूसरी बात कि जो गामा फॉर्म होती है वो 16.86 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर अगर कम हो तो गामा फॉर्म स्टेबल होती है, और गामा फॉर्म में आईसी नीडल लाइक हमको क्या मिलते हैं, क्रिस्टल बनते हैं। उसी गामा फॉर्म में अगर हम कुछ ट्रेसेस ऑफ वाटर डाल दें तो हमको क्या मिलता है, व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल मिलते हैं। वो फॉर्म कौन सी होती है, बीटा फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, बीटा फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ये एज ए ट्राइमर एग्जिस्ट करता है, यानी SO3 का थ्राइस। ये बात क्लियर है। तो मिटा दो इसको एक बार में, क्योंकि मेरे को डायग्राम बनाना है, तो चलो डायग्राम यही बनाते हैं। तो क्या बनाया, SO3 का थ्राइस का मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम देखो कुछ ऐसा होता है, SO, ठीक है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये SO3 का थ्राइस इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो यहां पे कौन सी लिंकेज है, SOS लिंकेज है। अब एक एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया हुआ है कि SO3 थ्राइस में कितने SS बॉन्ड होते हैं, हाउ मेनी SS bonds आर प्रेजेंट इन SO3 थ्राइस। तो कितने SS बॉन्ड है, एक भी नहीं है भैया, यहां पर तो SOS बॉन्ड है। तो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ठीक है ना, कर पाओगे, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं किसका, बीटा SO3 का। अभी जो बीटा SO3 है ये एक्चुअली पॉलीमरिक फॉर्म में भी होती है। ये क्या होती है, पॉलीमरिक फॉर्म में। और पॉलीमरिक फॉर्म में देखो कैसे होगा, क्या बोला मैंने, पॉलीमरिक। तो ये होगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, देन O। समझ गए, ठीक है। तो ये पॉलीमरिक फॉर्म में है। तो देखो यहां पर SO3 कैसे हुआ,
ये S के साथ एक ऑक्सीजन इसी का है, ये भी इसी का, तो 2 ऑक्सीजन हुए। ये ऑक्सीजन है, दोनों के साथ शेयरिंग में है, तो मान लो आधा इसका है, तो 2 और आधा 2.5। ये भी शेयरिंग में है, तो आधा इसका होगा, तो 2.5 और आधा कितना हुआ, 3। तो फॉर्मूला क्या बन गया, SO3 बन गया। कोई इशू नहीं है। तो ये SO3 के बारे में है। कर ले थोड़ा सा आगे, चलो। तो ये प्रॉपर्टीज हमने थोड़े पढ़ रहे हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है इसकी, ओलियम फॉर्मेशन में काम आता है। हालांकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट मेरे को दिखी नहीं। ठीक है, कभी इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। तो मेन प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि भैया ओलियम फॉर्मेशन में काम आता है। ठीक है, इन ओलियम फॉर्मेशन क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जो SO3 है, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन करवा दें किसके साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, क्या बनाता है, H2S2O7 बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम। फिर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड को जैसे मान लो MgO प्लस में SO3 इसमें कन्वर्ट कर देगा, MgSO4 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ओके। जैसे मान लो आप यहाँ पर क्या ले लोगे, K2 ले लो प्लस में SO3 ले लो, क्या बना देगा, K2SO4 बना देगा। तो मेरे को इतनी कोई खास इसकी प्रॉपर्टी लगी नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में, SO3 के बारे में। इसको उतार लीजिए। अभी हम लोग सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि सल्फर एग्जिस्ट एज इन सेवरल एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो देखो ध्यान से, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, इनमें जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी है, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। तो देखो पहला हमने लिखा क्या, अल्फा सल्फर। अब इसको हम लोग अल्फा सल्फर भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर। और इसका एक नाम और भी, हम इसको ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी बोलते हैं। ठीक है, अल्फा सल्फर बोलो, रोम्बिक सल्फर बोलो, ऑक्टाहेड्रल सल्फर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब जो दूसरा टाइप है उसका नाम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बीटा सल्फर। बीटा सल्फर या फिर मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, या फिर एक नाम और भी इसका क्या, प्रिज्मेटिक सल्फर। ठीक है, चलो तो ये हो गया। तीसरा टाइप हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, प्लास्टिक सल्फर। क्या नाम दिया मैंने, प्लास्टिक सल्फर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, काई सल्फर। ठीक है, ये सल्फर की तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है। अब देखो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर में कि जो अल्फा सल्फर होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज ए येलो कलर्ड, इट इज ए येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एसिड रिंग की होती है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये इट एग्जिस्ट इन S8 पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरी बात, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 114.5 डिग्री होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 114.5 डिग्री होता है। चौथी बात, इट इज इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बट इनसोल्युबल इन वाटर। कहानी क्लियर है? ठीक है, चौथी बात, इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद बीटा सल्फर पे चलते हैं कि ये क्या है, येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो बीटा सल्फर क्या होता है, एम्बर येलो नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं इसके। तो क्या बोला हम लोगों ने इसका, इट इज एम्बर येलो नीडल लाइक क्रिस्टल्स। ठीक है, अब वो एसिड पकड़ रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ये भी सेम कहानी है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन S8 पकड़
रिंग स्ट्रक्चर। कहानी क्लियर है? उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका? 114.5 डिग्री है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 119 डिग्री होता है। कितना होता है? 119 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? उसके बाद क्या है, क्या बोला इसने? इट इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। यस, ये भी सेम कहानी है। इट इज ऑल्सो सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बट इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये बोला कि द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। नहीं, ये सल्फर की मोस्ट स्टेबल फॉर्म नहीं है। अब क्वेश्चन उठा कि सर ये सल्फर की मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्यों नहीं है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब एग्जाम में इस ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, कि देखो अल्फा सल्फर है वो हमारे रूम टेम्परेचर पे भी क्या है? स्टेबल है। इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे हमको जो सल्फर मिलेगा क्या मिलेगा? अल्फा सल्फर मिलेगा। अब आपके पास सल्फर का कोई भी एलोट्रोप है, रूम टेम्परेचर पे वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। अब अल्फा सल्फर है, अब अल्फा सल्फर को अगर आपको बीटा सल्फर में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? बीटा सल्फर यानी मोनोक्लिनिक सल्फर में, तो टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? 95.6 डिग्री सेल्सियस। कि 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से अबव कर दोगे तो बीटा सल्फर स्टेबल होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर होगा, और अगर उसे लो कर दोगे, ठीक है, तो अल्फा सल्फर बन जाएगा। क्लियर है? तो अल्फा सल्फर को अगर मेरे को बीटा सल्फर बनाना है तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 95.6 डिग्री सेल्सियस, और बीटा को अगर अल्फा बनाना है देन टेम्परेचर शुड बी लोअर देन 95.6 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पे 95.6 डिग्री सेल्सियस पे ये अल्फा और बीटा दोनों ही फॉर्म क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कर लोगे? हमने बोला पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होती है, तो वो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे? क्राउन शेप जो स्ट्रक्चर बनती है ना, वही है ये। हर एक कॉर्नर क्या है आपके पास? सल्फर है। तो क्या हो गया? ये ऐसे तो रिंग हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो कि ये जो एंगल है वो एंगल एस 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 एंगल कितना है? 107 डिग्री होता है। वो एंगल कितना होता है? 107 डिग्री। और ये एस एस बोन लेंथ है वो 204 पिकोमीटर होती है। एसएस बोन लेंथ इज 204 पिकोमीटर एंड द एसएसएस बोन एंगल इज 107 डिग्री सेल्सियस। कहानी क्लियर है? कोई इशू नहीं है। तो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर के बारे में आप लोग समझ गए। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। अब आगे देखो नंबर 3 क्या था? प्लास्टिक सल्फर। नंबर 3 क्या था? प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर को दूसरा नाम क्या दे हम लोग? अब जो नेक्स्ट फॉर्म है थर्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्लास्टिक सल्फर। क्या बोलते हैं उसे? प्लास्टिक सल्फर, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा? काई सल्फर। क्या है? काई सल्फर। अब ये प्लास्टिक सल्फर कैसे बनता है? कि व्हेन रेड हॉट या व्हेन हॉट सल्फर इज पोर्ड इन कोल्ड वाटर, जब सल्फर को जो हॉट है उसको कोल्ड वाटर में पोर करेंगे तो उसके बाद जो सल्फर हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सल्फर। देखो ध्यान से, व्हेन हॉट सल्फर इज पोर्ड इन कोल्ड वाटर, ठीक है, तो हमको जो पेल ब्राउन कलर्ड मास ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन्ड इज नोन एज प्लास्टिक सल्फर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं। क्लियर कहानी? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि भैया बात ये है कि यहां पर जो सल्फर है वो जिगजैग चेन्स में होता है। सल्फर एग्जिस्ट एज जिगजैग चेन्स। तो देखो क्या लिखा हमने? इट एग्जिस्ट एज जिगजैग चेन्स ऑफ सल्फर, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड सल्फर लिक्विड एंड ऑल्सो नोन एज सुपर
कूल्ड सल्फर लिक्विड। अब इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, द सुपर कूल्ड सल्फर लिक्विड इज, कौन सा बोलेगा, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, या बोलते हैं कोलोइडल सल्फर। तो आंसर क्या दोगे, प्लास्टिक सल्फर आप इसका आंसर दोगे, ठीक है ना। ओके, अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो जिगजैग स्ट्रक्चर बना दीजिए, ये लो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सल्फर है, हमने क्या बना दिया, जिगजैग स्ट्रक्चर बना दिया, कोई इशू नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इज नॉट शार्प, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट शार्प। जैसे अल्फा और बीटा सल्फर के तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प थे, अल्फा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट था 114.5 डिग्री सेल्सियस और बीटा सल्फर का कितना था 119 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो प्लास्टिक सल्फर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, तो फिर इट ग्रेजुअली चेंजेस इनटू द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर व्हिच इज रोमिक सल्फर, ठीक है। तो ये किसमें चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, अल्फा सल्फर में, रोमिक सल्फर में, ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं। उसके बाद जो नंबर 4 है वो कौन सा है, मिल्क ऑफ सल्फर, वो कौन सा है, मिल्क ऑफ सल्फर। भैया इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए मेडिसिन, एज ए मेडिसिन में यूज किया जाता है इसको। अब ये मिल्क ऑफ सल्फर बनता कैसे है, देखो ध्यान से, कि जो मिल्क ऑफ लाइम होता है, मिल्क ऑफ लाइम, उसका रिएक्शन करवाया जाता है सल्फर के साथ। When sulfur is reacted with milk of lime और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है that product is decomposed with HCl, तो हमको जो व्हाइट सल्फर मिलेगा that सल्फर क्या होता है, मिल्क ऑफ सल्फर बोलते हैं उसको, देखो ध्यान से, ठीक है। तो मिल्क ऑफ लाइम क्या हो गया, CaOH का ट्वाइस हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, सल्फर के साथ में। अब सल्फर कौन सा लोगे, अल्फा सल्फर लेना पड़ेगा, रोमिक सल्फर लेना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, CaS5 प्लस में CaS2O3 और प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर। अब ये CaS5 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम पेंटा सल्फाइड, और CaS2O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम थायो सल्फेट। अब ये जो हमको मिला, प्रोडक्ट मिला कैल्शियम पेंटासल्फाइड और कैल्शियम थायोसल्फेट का, इस प्रोडक्ट को अगर आप HCl के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर देते हो तो क्या मिल जाएगा, इसका तो बन जाएगा C का CaCl2 प्लस जो सल्फर है वो सल्फर हमको मिलेगा, ठीक है। अब इस सल्फर, ये कौन सा है, व्हाइट कलर का होता है, और इसी सल्फर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ सल्फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिल्क ऑफ सल्फर। और ये जो मिल्क ऑफ सल्फर है इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। कर लोगे अच्छे से, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो मिटा दे इसको आगे। अब आगे इसकी और भी फॉर्म्स हैं, कौन सी फॉर्म्स आगे, अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कोलोइडल, कोलोइडल सल्फर, कोलोइडल सल्फर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा सल्फर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा सल्फर। अभी कोलोइडल सल्फर बनता क्या है, कैसे है, जब हम लोग H2S को पास करते हैं, किसको पास करते हैं, H2S को, थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे मान लो हमने HNO3 के साथ किया, तो HNO3 का तो क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NO2, क्यों, H2S आपका रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ठीक है ना। और प्लस में क्या बनेगा, वाटर, और प्लस में क्या बनेगा, सल्फर। अब ये जो सल्फर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोइडल सल्फर बोलते हैं। जैसे मान लो हम लोग वही H2S के पास कर दें, SO2 से पास कर दें, तो भी क्या बनेगा, हमारे पास सल्फर बनेगा, और प्लस में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, प्लस में वाटर। तो ये सल्फर कौन सा हुआ, कोलोइडल सल्फर। या फिर देखो सोडियम Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट, इसको हम लोग हाइपो भी बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको हम लोग अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बन जाएगा, NaCl बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, सल्फर। इस सल्फर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोइडल सल्फर बोलते हैं। कहानी क्लियर है। उसके बाद नंबर 6 को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे गामा मोनोक्लिनिक सल्फर, कौन सा लिखा हमने, गामा मोनोक्लिनिक सल्फर। ये जो गामा मोनोक्लिनिक सल्फर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट लुक्स लाइक मदर ऑफ पर्ल्स,
पर्ल यानी मोती, मोतियों की माता बोलते हैं, मदर ऑफ पर्ल्स भी बोलते हैं। अब इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज मदर ऑफ पर्ल्स, तो कौन सा हो जाएगा, गामा मोनोक्लिनिक सल्फर। और जो लास्ट में है वो कौन सा है, एंजल सल्फर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन सल्फर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एप्सिलॉन सल्फर। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन सल्फर क्या होता है कि जब हम लोग सोडियम थायोसल्फेट को कॉन्सेंट्रेटेड H2SCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में पोर करते हैं, ठीक है, तो पोर करते तो क्या मिलेगा, वो सल्फर मिलेगा, जिस सल्फर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे विद टोलुइन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंजल सल्फर बोलेंगे। तो ये कुछ एक हमारे पास सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म थी, आउट ऑफ विच अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर एंड कौन सा आपका प्लास्टिक सल्फर, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखने वाली है, ये जो एंजल सल्फर होता है ये S6 चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है, इट इज अनस्टेबल एंड एग्जिस्ट इन S6 चेयर फॉर्म, और जो अनस्टेबल है बाद में सब आकर के किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सल्फर के कई टाइप है भाई, सल्फर के S8 हुआ, S6 हुआ, S4 हुआ, S2 हुआ, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ सल्फर। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2 क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। O2 क्या होती है, पैरामैग्नेटिक। O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होती है, जब आप इसका MOT स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या है कि लास्ट में पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1, यानी इसके जो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेड है, किसके, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के, दैट्स व्हाई वो क्या होती है, पैरामैग्नेटिक। सो जस्ट लाइक O2 S2 भी जो होता है ना, वो भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, वहां पर भी क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि S2 इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2, बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमने कुछ एक एलोट्रोपिक फॉर्म डिस्कस किए किसके, सल्फर के। अब आगे हम लोग चलते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, ओजोन के बारे में, ओजोन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक एक बार आप इसको उतारो।